ओके, सो अभी लाइफ में मेरे बहुत सारे हाईलाइटिंग चीज़ें चल रही हैं और अभी बज रहा है 2:55, अगर दिख रहा है कैमरा पे तो। पर स्टिल मैं अभी बात करूंगा। और ऑल्दो मैंने बीच वाला स्लीप शेड्यूल ठीक किया था, फिर खराब हो गया, पर वापस मैं ठीक कर रहा हूँ। अब मैं जनरली 2 बजे तक सो जाता हूँ और उठता हूँ ऑलमोस्ट 8:30 के आसपास। लोग बोलते हैं कि 7 से 9 घंटा स्लीप चाहिए वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। चाहिए, आई एग्री। एक्चुअली वो लिमिट आई वुड से 6 से 9 है, क्योंकि मेरे केस में मैं हमेशा वीकली देखोगे, वीक ऑन एवरेज एक वीक में मैं 6 से 7 घंटे के आसपास सोता हूँ। एक दिन में देखोगे मैं 6 से 6.5 घंटे के आसपास सो जाता हूँ, पर वीकली एवरेज देखोगे 6 से 7 घंटे, तो आई वुड से 6 घंटा सो पा रहे हो ना, नो इशू विद दैट। मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट नहीं दिखा है, वैसा कुछ लगा नहीं कि मेरा एक स्लीप एक खराब रिकवरी फैक्टर हो गया, वैसा नहीं है। 6 घंटा सो जा रहे हो विच इज गुड। अब डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल में। मेरा लाइफ स्टाइल अलाउ नहीं करता कि मैं 6 घंटा से ज़्यादा सो, मैं 8 घंटा 9 घंटा सो। मेरा लाइफ स्टाइल अलाउ नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो संडे हो, अनलेस एंड अनटिल मुझे जिम ना जाना हो वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं और मुझे सोने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, पर ज़बरदस्ती सोना पड़ता है। लेट इट बी। मेन बात पे आते हैं। अभी ना मेरा बल खत्म हुआ है, जो कि मेरा जनवरी से ऑलमोस्ट मार्च के एंड तक चला है, तो ऑलमोस्ट 3 महीना। अब आई थिंक आई एम अराउंड अभी 14 से 15% के आसपास बॉडी फैट। ठीक है, कैसे कट होगा वी विल सी। ऐसे में नॉर्मल अप्रोच रहता है ना, कि जैसे मैंने अभी नोटिस किया है, मेरा जो लास्ट कट हुआ था, हर 3 महीने पे वी ड्रॉप अराउंड 300 कैलोरीज रिगार्डलेस वट एवर द वेट बी, क्योंकि बॉडी रिकॉम बीच में कर लेता है। ऑल दो अगर वेट स्टैगनेंट भी रहा ना, वो स्टिल बॉडी रिकॉम कर लेता है। 1-2 दिन बाद देखो कि बहुत बड़ा ड्रॉप हो गया, या स्टिल बॉडी रिकॉम कर लेता है। तो 3 वीक देना, उसके बाद किसी तरह का ड्रॉप करना, चेंजेस लाना कैलोरीज में, वो बेटर होता है। तो मेरा सिंपल अप्रोच है और यही मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। हर 3 वीक पे अपना मेंटेनेंस कैलोरीज से, या जो भी कैलोरीज अभी खा रहे हो उससे 300 कैलोरीज ड्रॉप करो। ये 300 कैलोरीज तुम कैसे ड्रॉप करोगे? अपने खाने से भी कर सकते हो पूरी तरह से, या पार्टीशन पार्टीशन कर करके स्टेप्स से कुछ निकाल सकते हो। कार्डियो करके तुम अपना एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। ओवरऑल मैनेज करो कि आप 300 कैलोरीज के आसपास हर 3 वीक पे बर्न कर रहे हो। ये एक बेसिकली स्लो कट अप्रोच है। अब मुझे नहीं मतलब है इसमें मेरा हर वीक कितना वेट लॉस हो रहा है, जैसे मेरा बल्क में एक वेट का टारगेट रहता है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत लोगों में डिफर करेगा। तो चलेगा हर 3 वीक पे, बस रिगार्डलेस ऑफ वट एवर माई बॉडी टाइप इज, कितना भी बॉडी वेट है नहीं मैटर करेगा मुझे। एक स्लो कट अप्रोच करेंगे, हर 3 वीक पे 300 कैलोरीज ड्रॉप करेंगे। कहाँ से करेंगे? मेरी मर्जी, कार्डियो, स्टेप्स, या बस खाने से, जहाँ मैं कंफर्टेबल फील करूँ। समय देंगे और काम खत्म। जब तक मैं सस्टेन कर सकता हूँ तब तक मैं करूँगा, जब तक मेरा जिम में स्ट्रेंथ मेंटेन है तब तक मैं कट करूँगा। अभी यहाँ से भैया मेरा कैसे किस स्पीड में मेरा कट करते हैं वो जाने, क्योंकि वो श्रेड करवाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। और मेरा एक्सपीरियंस पहली बार होगा सिंगल डिजिट बॉडी फैट जाना, क्योंकि इट विल बी क्रेजी 30% से एक्चुअली 5% बॉडी फैट जाना। इन एक्चुअलिटी मे बी वो 7% हो, 6% हो, पर 7% के नीचे तो जरूर रहेंगे। 5, 6, 7 उतना ज़्यादा डिफर नहीं करता मेरे ओपिनियन में, पर वी विल सी कितना तक पुश कर सकते हैं। पर इस बार सिंगल डिजिट बॉडी फैट जाएंगे। पर क्या मैं आईसीएन हैदराबाद खेलूंगा? मुझे नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, द थिंग इज आईसीएन हैदराबाद ऑलमोस्ट तुम्हारा अगस्त 20 से पड़ रहा है। और जस्ट इन केस यू डोंट नो, मैं इस बार एमबीए में एडमिशन ले रहा हूँ। मेरे पास 2 अच्छे ऑप्शन थे, एक्चुअली 3 थे। आईएमटी गाजियाबाद, वहाँ पे नहीं हुआ, वेट लिस्टेड हूँ समझो ऐसा। और माइक अहमदाबाद का रिजल्ट एक्चुअली आज ही आया, वहाँ पे मेरा नहीं हो पाया। लेट इट बी, कोई बात नहीं। इट वॉज मेंट टू बी कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे उससे बात, चलेगा। जी आई एम गोवा में कन्वर्ट हो चुका है, तो इट इज़ फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट। उसमें जाएंगे, उसमें मेहनत करेंगे। पर द थिंग इज ना, मेरा एमबीए का सेशन शुरू होने वाला है ऑलमोस्ट जून के आसपास, 13-12 जून के आसपास। तो जस्ट इन केस अगस्त में जिस दिन आईसीएन हैदराबाद का वो इवेंट है, उस दिन अगर मैं एग्जाम रहा, या उसके एक दिन पहले रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दिन बाद भी रहा, अगर उस समय मेरा एग्जाम रहा, तो आई डोंट थिंक मैं आईसीएन हैदराबाद खेलने आऊंगा। ऑब्वियसली नहीं खेलने आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। इसलिए लाइक आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, लाइक प्रोफेशनली आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, पार्ट टाइम और बॉडी बिल्डर हूँ मैं। मेरे लिए मेन है सिंगल डिजिट बॉडी फैट में से जाना है। अब क्योंकि हम लोग सिंगल डिजिट बॉडी फैट जा रहे हैं, तो क्यों ना आईसीएन हैदराबाद खेल ले। और इस बार क्योंकि फरहान भैया ने खुद मुझे बोला था कि उनके बहुत सारे लोग उधर रहे हैं आईसीएन हैदराबाद में इस बार, और ही वांटेड मी टू बी वन ऑफ देम, कि मैं जाऊँ वहाँ, बाकी लोगों का जो भी है हमारे कॉम्पिटिटर्स, उनकी फटे, हम सब जाएंगे। तो अब क्योंकि पीपल से मुझे नहीं पता, पर पीपल से कि आई हैव दैट फ्रेम, आई हैव दैट मसल मास, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर माई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अभी है, लाइक 3.5 ईयर्स है, फिर भी मैं अच्छे उठाकर दे सकता हूँ। 10-12 साल वालों के साथ के लिए नहीं, पर सिमेट्री वाइज, फ्रेम वाइज, मसल मास वाइज, जो भी, लाइक फ्रेम वाइज खासकर, आई कैन लाइक स्टैंड उनके बगल में, तो खेल सकते हैं। पर अगेन मुझे ये पसंद है कि मुझे वहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा शेड होने का मौका मिलेगा, क्योंकि द मोर वी गेट शेडेड हेयर, मेरा जो लव हैंडल्स का जो वेस्ट है ना, जिन्हें फैट आते हैं, वो एकदम खत्म हो जाएगा। और जब मैं उस पॉइंट पे आ जाऊंगा ना, तो कोई चांस नहीं कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी 12% ऊपर जाऊं। मजा आ जाएगा। मुझे लाइफ में एक बार उतना शेड होना है,
एंड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कि एग्ज़ाम रहे या नहीं रहे, मैं स्टिल प्रेप करूँगा। पर मज़ा आएगा जब हम लोग वहाँ खेलते हैं तो स्टेज पे वहाँ चढ़ना बाकी लोगों के साथ, और जब मज़ा आएगा कि भाई ये बंदा 3.5 ईयर्स ट्रेनिंग वाला है और बाकी लोग मुझसे ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रेनिंग ईयर्स वाले होंगे, उनकी अगर फटेगी मेरी फिजिक देख के, मेरे शोल्डर्स देख के, मेरे चेस्ट का, मेरे क्लैविकुलर बोन्स को देख के, मेरा बैक को देख के, मेरे लेग्स भी अच्छे हैं, तो मज़ा आएगा वो सब चीज़ सोचने में। एक्चुअली अगर एक्चुअल भी हुआ तो, बट स्टिल वी विल सी। अब आते हैं मेन बात पे। तो यू नो कि मेरा एक सपना था, मैं क्योंकि बहुत बड़ा टेक गीक हूँ, और मैंने एक वीडियो जनवरी में डाली थी कि मैंने एक आईफोन लिया है, क्योंकि मेरा एक सपना था, एक हाथ में आईफोन लाइक ये 16 प्रो है और दूसरे हाथ में गूगल पिक्सल रखने का, क्योंकि मैं दोनों का फ़ैन बॉय हूँ, पर पिक्सल का ज़्यादा फ़ैन बॉय हूँ। मुझे दोनों फ़ोन पसंद है एंड आई हैव टू से कि ज़्यादा अच्छा आईफोन है ओवरऑल यूसेज के हिसाब से। सॉरी एज अ पिक्सल फैन बॉय, बट यही ट्रुथ है। बट स्टिल मुझे दोनों पसंद है। अब फिर भी आई वोंट से कि आईफोन मेरा उन प्रोडक्ट्स में आता है जो कि मैं कंसिडर करता हूँ एप्पल के वैल्यू फॉर मनी थिंग। ऑल्दो एप्पल कुछ वैल्यू फॉर मनी नहीं बनाता है, बट स्टिल आई वुड से कि मैकबुक उनमें आता है जो कि एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है। अब मेरे पास एक लैपटॉप है विच इज़ लीजन Y540। ये बहुत पुराना है, इसमें लाइक GTX 1660 Ti था जब वो लॉन्च हुआ था। लाइक काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये, और ऑलमोस्ट लाइक अभी भी चल रहा है, पर ये अब दम तोड़ रहा है। प्लस ये गेमिंग लैपटॉप है जिसमें बैटरी बैकअप मिलता नहीं है, और क्योंकि मैं अभी कॉलेज ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक नया लैपटॉप चाहिए जिसमें मुझे बैटरी बैकअप मिले, पर इसमें मुझे नहीं मिलता। तो इसको बाय बाय बोलने का समय आ गया, बट स्टिल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज द लीजियन Y540, इफ़ यू कैन सी। काफ़ी अच्छा लगता नहीं है, पर अब क्योंकि इसके 6 साल हो गए, दम तोड़ रहा है, तो एक नया लैपटॉप लेना था। तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो मैकबुक था, और क्योंकि अभी मैकबुक M4 नया लॉन्च हुआ है, बेटर प्रोसेसर, तो मैंने ले लिया। दैट्स इट, मैंने ले लिया। और मैं लाता हूँ एक मिनट। हाँ, सो दिस इज इट। ओ सॉरी, तो दिस इज इट। दिस इज द मैकबुक M4 एयर। क्या रखना, प्रो ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। प्रो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही ओवर किल हो जाएगा, मेरा उतना यूसेज होता नहीं है एडिटिंग वाइज या नॉर्मल टास्क वाइज। तो मेरे लिए एयर सीरीज काफ़ी अच्छा बैठ रहा था M4। और एक्चुअली ये स्पेस ग्रे कलर नहीं है, ये स्काई ब्लू कलर है। डिपेंड्स कि आप कैसे इसे किस लाइटिंग में रख रहे हो, पर आई लिटरली लव दिस लैपटॉप, आई हैव टू से। लाइक काफ़ी फ्लुएंट है। हाँ, ऑब्वियसली विंडोज़ और मैक में वो ट्रांजिशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, और शायद मैं अपना जो सॉफ्टवेयर था यूज़ करने वाला वीडियो एडिटिंग वाला, जो मेरा प्रीमियर प्रो था, अब मैं शायद फाइनल कट प्रो करूँगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ईजी हैं उस पर। आई विल हैव टू से प्रीमियर प्रो से ज़्यादा ईजी और ऑलमोस्ट द सेम फंक्शनैलिटी आपको फाइनल कट में मिल जाता है मेरे यूसेज हिसाब से। अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सिंपल है। कुछ चीज़ें मुझे विंडोज़ पसंद है, पर कुछ चीज़ें में ये भी अच्छी है। तो लाइक आई एम लाइक ओके विद दिस परचेज, मुझे ये पसंद आया। आई हैव टू से आईफोन वाज लिटरली वन ऑफ, नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट वो इतना वैल्यूबल चीज़ नहीं था, पर जितना वैल्यूबल ये है, तो मुझे ये पसंद आया। बैटरी बैकअप इंसेन है, डिस्प्ले इज़ गुड, स्पीकर्स भी अच्छे हैं, तो मज़ा आया। ये मुझे एक्चुअली पसंद आया लैपटॉप। और देखो एक चीज़ ना, मैं तुम्हें दोनों लैपटॉप दिखाता हूँ एक साथ रखकर, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, स्पेस ग्रे और ब्लैक। अभी एक्चुअली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों, पर स्टिल लाइक आई एम नॉट फ्लेक्सिंग वगैरह, क्योंकि देखो मुझे नहीं पसंद है ये सब चीज़ शेयर करना, टू बी ऑनेस्ट, इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पे। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं डाला, क्योंकि पीपल समटाइम कभी कभी लगता है कि आप ज़्यादा ही दिखा रहे हो, ज़्यादा फ्लेक्स कर रहे हो कि भाई ये नहीं कर लिया, वो कर लिया। मुझे मेरा वैसा नेचर नहीं है। आई एम लाइक कुछ चीज़ों में अपनी लाइक कुछ खुशियाँ अपने पास रखना पड़ता है, पर स्टिल इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, पता नहीं यार कैसे लोग कर लेते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है। इस साल 2 एप्पल का परचेज हो गया, एक आईफोन 16 प्रो और पिक्सल तो ऑलरेडी था ही मेरे पास, एंड दूसरा हमारा दिस इज मैकबुक। एक्चुअली एक पर्सनल स्टोरी यहाँ पे भी है। लीजियन Y540 ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था, पर मैकबुक फुल ऑन मेरे परचेस का है। पर ये यहाँ पे मेन बात नहीं है। लीजियन Y540 लेने के ऑलमोस्ट आई वुड से 5 महीने पहले मेरे पास ऑलमोस्ट जितने भी हाई रेटेड ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियोस थे अच्छे क्रिएटर्स के, लीजियन Y540 का रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग वीडियोज़, जहाँ पे उस प्रोडक्ट दिखाया जाता था, मैं हमेशा स्कूल से आके टाइम पास में उन वीडियोस को देखते रहता था। पता नहीं क्यों एक ही वीडियो को 10-20 बार देख के रोज़ देखकर अच्छा फील हो रहा था कि भाई काश ही मेरे पास होता। तो फिर 5-6 महीने बाद जाके वो खरीदाया भी, कि जब लैपटॉप खरीदने का बात आया।
तो यही है वो लैपटॉप लीजियन वाई फाई 40 एंड दिस इज समथिंग विच मैं नहीं बेचने वाला कभी। ये मेरे पास रहेगा, लाइक ये ख़राब भी हो जाएगा ना, पूरा दम तोड़ दे मैं, फिर भी ये मेरे पास रहेगा, क्योंकि दिस इज़ वन थिंग जिसको मैंने बहुत बार अपने यूट्यूब पे ही लाइक वीडियोस डाउनलोड करके मैंने देखा है, और स्टिल वो भी दिन थे। तो आई रियली अप्रिशिएट इट। बाकी मेहनत करते रहना है, उससे पीछे नहीं हटना है, और मैनिफेस्टेशन भी, क्योंकि नहीं भी हुआ चीज़ें तो क्या दिक्कत है, मैनिफेस्ट कर भी लिए तो क्या दिक्कत है। पर स्टिल जस्ट लुक एट दिस ब्रो। अच्छा है, ओके लेट मी अनलॉक दिस फर्स्ट। हाँ, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। काफ़ी पसंद आया, पर आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स नाउ, तो जिम चलते हैं अब यहाँ पे ना। मेरा पहला वार्म अप बस 5 रेप से होता है। मेरा जो टॉप सेट होगा उसका बस हाफ कर लेंगे और उससे 5 रेप ले लेंगे, एकदम स्लो कंट्रोल फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, क्योंकि वार्म अप है। ऐसे देखोगे मैं अपना ट्राइसेप को लॉकआउट कर रहा हूँ, मतलब ये एल्बोस को। अब यहाँ होगा मैं चेस्ट से टेंशन डाइवर्ट होकर मेरे ट्राइसेप पे आएगा, जो कि टॉप और बैक ऑफ सेट में हम नहीं करने वाले हैं, बस वार्म अप में फुल रेंज ऑफ मोशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए, ताकि मेरे जॉइंट्स हेल्दी रहे। इसके बाद एक और वार्म अप होगा बस। अब वो वार्म अप मेरे टॉप सेट के 80% वेट से होगा, उससे मैं बस एक रेप लूँगा, खत्म काम। फिर डायरेक्ट टॉप सेट पे, फिर एक बैक ऑफ सेट और काम खत्म। टॉप सेट में अभी 40 से 6 था लास्ट टाइम, बैक ऑफ में 35 से कुछ था, पर रेप रेंज मेरा 8 से 10 में मुझे हिट करना है। यही मेरा वार्म अप प्रोटोकॉल हर एक मूवमेंट पे रहता है। मैं बिल्कुल आर्च नहीं करता हूँ, और आर्च करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चेस्ट थोड़ा सा आप कर सकते हो, पर वो जो होता है ना एकदम सा ऐसा कुछ आर्च करना जो भी है वो अब नहीं करते हैं। हाइपरट्रॉफी के लिए ज़रूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं होता कि आपके शोल्डर ब्लेड से एकदम पिंच करके रिटार्ट करके आपको प्रेस करना होता है, और वो चीज़ बहुत सारे केसेस में आपके शोल्डर्स को ख़राब भी करती है, और खासकर आपके शोल्डर्स रोटेटर कर्व्स थोड़े प्रोन टू इंजरी हैं तब भी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल फ्लैट रहेगा चेस्ट, बैक पूरा उस पर, और जो भी प्रेस करना है वैसे प्रेस होगा बस। चलो बढ़िया ही था, होप 40 से 7 हो जाए। कोई बात नहीं, 6 हुआ। शुरू में थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था मेरा, पर कोई नहीं, 6 हुआ। पता नहीं क्यों भी रहा था, पर कोई बात नहीं, ठीक था। 6 हुआ, 6 हुआ, खत्म का। 35 से मेरा 9 था लास्ट टाइम, 9 मेंटेन, नहीं तो 10 करेंगे, कोशिश करेंगे। 40 वाले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू हो गया था, पर इस बार कोशिश करेंगे वो दिक्कत ना हो। ये 10 हुआ।
एक्चुअली बहुत दिन बाद यहाँ प्रोग्रेस हुआ है। तो लाइक फाइनली किसी मूवमेंट आज प्रोग्रेस हुआ है। और मेन बात है ना यहाँ पे कि आज वैसे भी वीडियो बन रहे कुछ तो खास होना ही चाहिए था। तो 35 से 10 हो गया, पीआर बन गया, तो वीडियो बनाना वर्थ इट हो गया। अगर पीआर फेल करते, रेफरेंस मेंटेन नहीं करते तो और थोड़ा सा एम्बेरसमेंट वाला बात हो जाता, पर ठीक है नहीं हुआ। अब यहाँ पे इशू ये आएगा ना, क्योंकि मैं 35 kg है और मेरा रेफरेंस जैसे मैंने बोला 8 से 10 है हर जगह अभी भी, टॉप सेट को छोड़ के जहाँ मैं टॉप सेट अप्लाई करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मेरे पास जो ऑप्शन है ना 37.5 का है नहीं, उसके लिए पेट लगाना पड़ेगा। और यही रीज़न मुझे डंबल पसंद नहीं है किसी भी एक्सरसाइज में यूज़ करना। और बेसिकली मैं बेंच प्रेस में करता हूँ इंक्लाइन, क्योंकि मुझे करना पसंद है। पर यहाँ पे भी इशू है ना कि वेट का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट मुझे 40 kg जंप करना पड़ेगा बैक ऑफ के लिए भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बैक ऑफ में 40 ही लूँगा। अब एज लॉन्ग एज मेरा लाइक ऑब्वियस बात है, अगर 35 से 10 हो पा रहा है तो बैक ऑफ में 40 से 4 तो एटलीस्ट होना ही होना है। तो बैक ऑफ 40 से ही करेंगे, जितना भी रेप जाए, जब तक मेरा 8 से 10 में के रेफरेंस हम आ जाएंगे तब जाके वहाँ से 40 आगे स्विच करेंगे। तो अभी 40 ही खेलेंगे दोनों सेट पे, जब तक मेरा दोनों सेट पे रेफरेंस हिट हो जाए। बैक ऑफ पे 4 भी जाए, 5 भी जाए, 6 भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 एक बस मेरा एक प्रोटोकॉल है कि मेरा उतना जाना चाहिए। पर यहाँ क्योंकि वेट का ऑप्शन नहीं है तो वो प्रोटोकॉल इस वेरिएशन के लिए तोड़ना पड़ेगा, और जितना खींच सके उतना खींचेंगे प्रोग्रेस करते हुए। क्योंकि वेट उठाना, प्रोग्रेस करना अच्छे फॉर्म के साथ वहीं एट दी एंड मैटर करते हैं रेफरेंस से ज़्यादा। यहाँ मेरा 80 से 9 था, अगेन 8 से 10 का रेफरेंस है, कोशिश करेंगे 10 जाने का। अब यहाँ नोटिस करोगे ना, मैं हमेशा प्रेसिंग मूवमेंट में चेस्ट से अपने वेट या बारबल डंबल जो भी है उसको टच करता था। पर अब थोड़ा सा पहले छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा आदत है ना इंटेंसिटी ज़्यादा जब रहता है सेट में तो मैं ज़्यादा वेट को जंप करवाता हूँ। उसी कारण देखोगे मेरा एल्बो इधर उधर हिल जाता है ज़्यादा, तो वो अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है। समझते हैं कि चेस्ट का जो मसल्स है वो तुम्हारा मिड टू लेंथ से ज़्यादा काम करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा उसको ओवर एम्फेसिस दो। अब अगर मैं थोड़ा सा पहले छोड़ दूंगा तो इट इज़ फाइन, पर अगर मैं इतना छोड़ दूंगा तो ये खराब बात है, क्योंकि फिर उस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर नहीं पा रहे हैं। तो अपने हिसाब से देख लेना, मुझे बस थोड़ा सा लाइक 1 इंच से भी कम का डिस्टेंस रखना पसंद है, ताकि मोशन सही से हो मेरे बॉडी पे। नौ एक और है। मुझे पता होता कहाँ बचना है, कैसे बचना है। लगा था कि 1 रैप और है, क्योंकि 9 मेंटेन हो गया था, पर कोई नहीं, आधे जगह जहाँ पे था रखने के लिए वहाँ पे रिडैक्ट कर दिए थे, विच इज़ फाइन। तो यहाँ मेंटेन रहा, चलेगा। अब नोटिस करना, इंक्लाइन वाइब्रेशन में अपर से ज़्यादा फोकस करने के लिए एल्बो ज़्यादा अंदर रहता है, फ्लैट वाले में एल्बोज मेरा बाहर था, ऑलमोस्ट 60s या 60s के आगे। वो आपका ज़्यादा मिड टू लो करता है कवर। अपर चेस्ट के लिए एल्बो अंदर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, टक्ड इन। तो ये चीज़ मेक श्योर करना हमेशा। सेकेंड सेट पे मेरा 80 से 7 था, क्योंकि रेफरेंस के आसपास है तो आई होप कि 80 से 8 हो जाए, या 7 भी गया तो मैनेजेबल है। कि मे भी 75 करते या जो भी करते मे भी 10 हो जाता, नोबडी नोज, तो उतना चलेगा। अगेन वेट 4 के ऊपर होना चाहिए, लाइक रेफरेंस 4 के ऊपर होना चाहिए, फिर अपना रेफरेंस में आकर प्रोग्रेस करो। आठ हुआ तो बढ़िया गया, 2 मूवमेंट अच्छा गया। अब
सब फालतू मूवमेंट्स है, मतलब आसान वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पे केबल फ्लाइज वाले मूवमेंट में रेप रेंज अभी भी 8 से 10 है, 8 से 12 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप प्रोग्रेस कर पाओ। सेम चीज़ में भी डंबल पे भी कर सकते हैं, बैक ऑफ में 6 से 10 अच्छा रेप रेंज होगा, मे बी 4 से 10 अच्छा रेप रेंज होगा, तुम्हारा मन, कुछ उस पर उतना मैटर नहीं करता है वो चीज़, एज लॉन्ग एज 4 से ऊपर हो। केबल फ्लाइज में सीटेड है, केबल ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे अपना पाथवे एडजस्ट कर सकते हैं। पैक फ्लाई भी अच्छा एक्सरसाइज है, पर मुझे उतना पसंद नहीं आता है, केबल ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा 20 से 8 था, लेट्स सी कितना यहाँ पे होता है। और रेंज ऑफ मोशन से देखना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं, चिपकाते नहीं है, यहीं पे छोड़ देते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है चेस्ट का। जब आपका बाइसेप और चेस्ट एक साथ टच हो जाए पैक फ्लाई में, उतना ही रेंज ऑफ मोशन मैटर करता है। फाइन, ठीक है, 9 रेप हो यहाँ पे, पता नहीं शायद एक रेप रिजर्व होगा मेरे पास, या अगला रेप करते तो फेल ही करते हैं। और याद रखना, बड़े हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स पर फेलियर जाना नहीं होता है, वहाँ पे अलग ही फटीग होता है। और ये अब छोटे मूवमेंट्स पे, छोटे मसल्स के लिए, लाइक जो ज़्यादा सीरियस फटीगिंग एक्सरसाइजेस ना हो, या मे भी छोटे मसल्स हो, वहाँ पे फेलियर जाना उतना मैटर नहीं करता है, कुछ इशू नहीं होता है। पर स्टिल हर जगह 1 रेप रिजर्व हम रखते हैं, रिकवरी काफ़ी अच्छा होता है। और एक्चुअली रिकवरी ज़्यादा अच्छा है तो आज कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिला है, एंड प्रोग्रेस रिकवरी पे ज़्यादा मैटर करता है। अभी ना मेरा केबल फ्लाइज में दोनों सेट पे पीआर हुआ एक्चुअली। पहले में 20 से 8 था तो 20 से मेरा 9 हुआ, फिर मेरा 20 से 6 था सेकंड सेट पे, तो मेरा अभी जाके फिर 20 से 9 हुआ। मतलब रिकवरी, कल रेस्ट डे था एक्चुअली, काफ़ी अच्छा काम आ रहा है। और वैसे ओवरऑल कैलोरीज मेरा अभी भी 2450 है, 7000 डेली स्टेप्स भी चलता है, नॉर्मली हो जाता है, और 22 मिनट का डेली कार्डियो भी रहता है, तो काफ़ी मैनेजेबल इन चीज़ें। पर स्टिल प्रोग्रेस अच्छा हुआ आज, काफ़ी अच्छा हुआ, और अच्छा बात आज ब्लॉग भी बन गया। फिर ट्राइसेप का 2 मूवमेंट है, एक होगा पुश डाउन सिंगल आर्म आइसोलेशन वर्क, और एक होगा ट्राइसेप का एक और मूवमेंट एक्सटेंशन होगा एक्चुअली। एंड दिस इज आई गेस डबल रोप है, नहीं पता, देखना पड़ेगा अच्छे से। फिर रियर फ्लाइज भी होगा आज, फिर सिंगल आर्म लैटरल रेजेस भी होगा शोल्डर्स के लिए ख़त्म करके, फिर ऑब्लिक्स करेंगे और क्रंचेस कर लेंगे, काम खत्म। एब, शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप, पुश डे एकदम खत्म। एब्स की फ्रीक्वेंसी वैसे 2 बार हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू ट्रेन देम लाइक एनी अदर मसल। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रेप रेंज भी जो मन आप चाहो, 8 से 10 मेरे लिए काफ़ी है। नहीं एक्चुअली रेप रेंज मेरे लिए 10 से 12 है, एक्चुअली 12 से 15 है, क्योंकि यहाँ पे वेट उठाना काफ़ी ईजी हो जाता है एब्स में, इसलिए रेप रेंज बढ़ाना पड़ता है, कोई ऑप्शन होता नहीं है मेरे पास, तो काफ़ी सही जा रही चीज़ है। एंड एक पुश पुल देखो, कुछ खराब वर्कआउट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। और रिकवरी इशू जो होता है ना, वो आप अपना रेप रिजर्व करके काम कर सकते हो, और एक दिन रेस्ट चलेगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन रिकवरी के लिए रेप्स रिजर्व पुश पुल लेग में ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि लगातार को 6 दिन आना पड़ता है। पर मेरे केस में थोड़ा चीज़ अलग है, मैं एक दिन लेग छोड़ के एक्स्ट्रा रेस्ट ले लेता हूँ, आपके लिए कुछ और हो सकता है। पर मेन बात यहाँ पे आते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं पुश पुल लेग में उनका आर्म्स रो नहीं होता है, वो इसी कारण ऑल्दो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है जो कि ज़रूरी है, पर उनका जो सीक्वेंस है ना, वो हमेशा अपने आर्म्स को सबसे लास्ट में ट्रेन करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, या तो आप एकदम स्टार्ट में ट्रेन करो, नहीं तो हाफ वाले जो होता है ना मिडवे में, उस समय ट्रेन करो। जैसे मेरे लिए चेस्ट मूवमेंट खत्म हुआ, फिर ट्राइसेप पे आ गए, फिर आएगा शोल्डर्स, फिर आएगा मेरा एब्स, या जो भी मूवमेंट्स मुझे करना है एब्स पर। जो मेरे आर्म्स है लास्ट जगह थोड़ा ऊपर आ गया है, अब इसके कारण क्या होगा ना, फैटीग जो होता है ना हर सेट के बाद एक्यूमुलेट होता है, उसी कारण आपके जो लास्ट वाले मसल्स होंगे जो आप लास्ट में ट्रेन करोगे, वो उतने अच्छे इफेक्टिवली आप ट्रेन नहीं कर सकते जितना भी आप कोशिश करो। इसलिए इट विल बी बेटर आप सीक्वेंस में थोड़ा उनका जो ऑर्डर है वो ऊपर ले आओ। जैसे मेरे लिए चेस्ट का 3 मूवमेंट खत्म हुआ, एक्चुअली 2 मूवमेंट के बाद भी हम ट्राइसेप को ऐड कर सकते थे, ज़्यादा और अच्छा होता, पर क्योंकि ट्राइसेप को चेस्ट के दिन स्टार्ट में नहीं कर सकते, नहीं तो मेरा चेस्ट का जो एक्सरसाइजेज है वो वहाँ पे वो लोग वहाँ पे फैटीग हो जाएगा ट्राइसेप के ऑलरेडी एग्जॉस्ट होने के कारण, इसलिए चेस्ट मूवमेंट खत्म हुआ। तो उसके बाद डायरेक्ट मेरा ट्राइसेप मूवमेंट्स आ गया है, 2 मूवमेंट है, 3-3 सेट दोनों का होगा, वो आ गया है। और यहाँ पे 10 का 12 रेप रेंज रहेगा, दैट सेट। एक रहेगा मेरा ट्राइसेप पुश डाउन, जहाँ पे आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा बायस होता है। अगर आप अपना ह्यूमर जो होता है, ह्यूमरस बोन जो हमारा अपर आर्म का बोन होता है, उसको आप स्टेबल रखो, ज़्यादा हिलाओ नहीं, जो कि नहीं करना होता है। और एक रहेगा मैं एक्सटेंशन, जहाँ पे हमारा लैटरल मिडिल ज़्यादा बायस होता है, याद रखना लॉन्ग हेड यहाँ पे बायस नहीं होता है।
क्योंकि एक ऐसा पोजीशन यहाँ पे जब कर देते हो ओवर द हेड, तो वहाँ पे आपका लॉन्ग हेड को मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल पाता है, बस यही रीज़न, और कुछ ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो बस आर्म से ग्रो करने के लिए फ्रीक्वेंसी दो और उसका सीक्वेंस ऊपर रखो, लास्ट में नहीं, बहुत नीचे नहीं, बीच में नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर रखो, बस खत्म काम। आर्म से डेफिनेटली ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली एक्सिक्यूशन अच्छा करना पड़ेगा उसके साथ साथ, और स्ट्रॉन्ग बनना है। अब ये कफ यूज़ करना मुझे पसंद है, अगर ये नहीं है तुम्हारे यहाँ, ये यूएसआई का एक्चुअली एंकल कफ इसको क्या बोलते हैं, 8 ग्रिप खरीद सकते हो, उसमें भी आपको फंसा के कर सकते हो। तो डी हैंडल है, डी हैंडल को फंसा के ऐसे लटका सकते हो, हाथ मैनेजेबल हो जाता है, और ये काफ़ी काम का चीज़ है एक्चुअली। और यहाँ पे रिस्ट का जो इशू होता है ना, ग्रिप का, जब ट्राइसेप आप पुश करते हो, एक्सटेंड करते हो, तो उसमें इशू होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंसा लेता है। 35 से 9 था, लेट्स सी कितना हो पाता है अच्छे फॉर्म के साथ, क्योंकि आज प्रोग्रेस हर जगह हो रहा है, यहाँ भी हो जाए, ठीक है, स्टेबल रहेगा हाथ। फुल वर्कआउट, हार्ट है, ठीक है। फॉरगेट नहीं हो पाएगा, 9 हुआ, ज़्यादा फोर्स लग गया था, पर ठीक है, मेंटेन किया है। सेम चीज़ दूसरे हाथ से करेंगे, रेफरेंस मैच करेंगे ताकि बैलेंस ना हो, बाकी ठीक है, और अच्छा हो सकता था, पर कोई बात नहीं, बढ़िया है। यहाँ पे मेरा रेफरेंस 10 से 12 है, आर्म्स के लिए 10 से 12 ही है, वहाँ पे रेफरेंस कम नहीं कर रहा है, ऐसी पर्सनल रीज़न के लिए, पर्सनल प्रेफरेंस आई वुड से। अब इसके अलावा ना, अब ओवर द हेड के लिए मेरे लिए अभी प्रोग्राम में फ्रंट एक्सटेंशंस है, जो कि आपको आर्म्स से पैरेलल रखना है टू द ग्राउंड, 90 डिग्री ऐसे कुछ बन रहा है, और ऐसे पूरा ला के एक्सटेंड करना है अपना हाथ को, बस एल्बो को। फ्रंट एक्सटेंशन वो है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी करना है, पर ओवर द हेड एक मूवमेंट ले लिए, एक रहेगा मेरे बाई साइड हाथ, तो उतना काफ़ी है ट्राइसेप्स को ग्रो करने के लिए। हाँ, तो बस इतना काफ़ी है, बाकी फ्रंट एक्सटेंशंस करते हैं। 25 से 10 था, 25 ही करेंगे, 11 कोशिश करेंगे। अगेन ये मेरे काम आ जाएगा, सेम जगह फंसाएंगे। ब्रेसिंग के लिए बस थोड़ा सा आगे टिल्ट रहेंगे, ताकि मूवमेंट लाइक बॉडी अच्छी जगह से लाइन रहे, और हाथ यहाँ पकड़ लेंगे। बाकी अगेन ज़्यादा हाथ नहीं रहेंगे। दस हुआ, एक और है, फाइन, सही है। 11 है। नोटिस करना, हर रेप पे मैं कोशिश करता हूँ मेरा ब्रेक मेरा ब्रेसिंग अच्छे से बने रहे, क्योंकि ब्रेसिंग मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा। आप आइसोलेशन करिए जो भी कर रहे हो, तो ब्रेसिंग पे ध्यान देना। आई गेस मेरा राइट हैंड ज़्यादा वीक है, लेफ्ट थोड़ा स्ट्रांग है, कि फील होता है कि इससे और 2 निकल जाएगा, पर ऐसे ही बैलेंस पे काम करना होता है, वीकर हैंड को पहले ट्रेन करके और सेम रेप अपने हार्ड स्ट्रॉन्गर साइड से मिलाकर। नौ रेप हुआ, याद रखना मुझे दिखाई नहीं, जितना भी मेरा हैवी कंपाउंड मूवमेंट छोड़ के जो भी मूवमेंट होता है ना, अगेन रेफरिंग जितना भी मेरा मेन सेट का वेट होता है ना, उसका आधा करके वहीं 5-6 रेप ले लेते हैं, काम खत्म। वो अपने नाम पे उतना काफ़ी है, 8, 10, 12 वो सब करते नहीं है। सेवनटीन 17.5 है ये, लास्ट टाइम आई गेस 10 था या 9 था, जो भी हो। Fuck it. 10 है। ऐसे वीडियो बनाए लगे ऑलमोस्ट 1 महीने हो गया वैसे, पीछे से ऐसा लैंडस्केप में।
कौन से मिनट में? कौन सा मिनट? नहीं नहीं ठीक है। क्या चौड़ा दिखाने के लिए? ना वो सब, वो एंगल वाला काम नहीं करेंगे। चेस्ट दिख सकता है गस, इस तरफ आ जा। अब थोड़ा सा यहाँ किया जाए। ट्राइसेप, हालांकि मेरा आर्म का साइज 15.6 हो गया है वैसे, तो 15.2 से ग्रोथ हुआ है। ठीक है ये ये तो नहीं दिख रहा होगा। चल फाइन है। चल ठीक है। ओके थोड़ा सा लेकिन पहले आएंगे जिम, लेकिन बढ़िया लग रहा है। हाँ हमको तो लग रहा है एक्चुअली, बस आना ही चाहिए। ये हटाना पड़ेगा। तो आई विल बी एंड ऑफ द बल्क, शायद ये एंड ऑफ द बल्क ब्लॉग होगा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब आएगा। मैं जब भी आएगा कट ही कर रहे होंगे। इस तरह ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास दिख रहा है काफ़ी कंट्रोल वर्क हुआ है इस बार। बॉडी वेट की लाइक महीने के बस एक ही चीज गिनती है जितना होना चाहिए। ये साइकिल्स मारते हैं। ठीक है ये करते हैं। ये बात करने बस उतने मोटे नहीं हुए हैं, बाकी का अच्छा होगा। 3 घंटे की बॉडी पार्ट